Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit 3rd Segmentation, Targeting and Positioning, lecture number 23rd. In lecture number 23rd, we will discuss criteria for segmenting industrial market, which is also known as nested approach. लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 22 में हमने मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा था, क्राइटेरियाज फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन पढ़ा था और बेसिस और क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट को कंज्यूमर मार्केट में जो सेगमेंटेशन के बेसिस यूज किए जाते हैं उसके बेस पर सेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल मार्केट होता है वो कंज्यूमर मार्केट से डिफरेंट होता है। कैसे? बिजनेसेस आर फ्यू बट परचेज इन बल्क। इंडस्ट्रियल मार्केट में जो बिजनेसेस होते हैं वो कम होंगे एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स, लेकिन वो बल्क में परचेज करेंगे। बिजनेस मार्केट में जो कस्टमर्स होंगे वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जो इवोल्यूशन होता है वो डेप्थ में करते हैं, और बिजनेस मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो डिसीजन नहीं लेता है। बिजनेस मार्केट में जॉइंट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। तो जो बिजनेस मार्केट है उसको हम 5 वेरिएबल्स के बेस पर सेगमेंट करते हैं: डेमोग्राफिक्स, ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, परचेजिंग अप्रोच, सिचुएशनल फैक्टर्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आप देखोगे इस डायग्राम में तो जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उनका एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स ये जर्नल होंगे। और जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, परचेजिंग अप्रोच, सिचुएशनल फैक्टर्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते जाएंगे, ये जो वेरिएबल्स हैं या जो ये बेसिस हैं वो स्पेसिफिक होते जाएंगे। तो एक नेस्ट यानी कि घोंसले की आकृति बनती है, शेप बनती है। इसी वजह से इसे हम नेस्टेड अप्रोच कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज वेरिएबल्स ऑन विच बिजनेस मार्केट माइट बी सेगमेंटेड वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या होगा? डेमोग्राफिक। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को या बिजनेस मार्केट को सेगमेंट करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो इसमें क्या क्या बेसिस होंगे? फर्स्ट क्या है? इंडस्ट्री। बिजनेस मार्केट को हम इंडस्ट्री के बेस पर भी सेगमेंट कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, और इवन एक इंडस्ट्री को भी हम आगे सब सेगमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स के बेसिस पर सेगमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री को हम स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के बेस पर सेगमेंट कर सकते हैं। फिनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को हम इंश्योरेंस फर्म्स, बैंक्स, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स के बेस पर सेगमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, और इवन एक इंडस्ट्री में भी जो सब सेगमेंट्स हैं उनके कस्टमर्स की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सेकंड क्या जाएगा? कंपनी साइज। कंपनी साइज के बेस पर हम मार्केट को, बिजनेस मार्केट को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं: माइक्रो कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, मीडियम कंपनीज एंड लार्ज कंपनीज। तो बेसिकली जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और जो एनुअल टर्नओवर है उसके बेस पर कंपनीज को है हम 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब सपोज कोई सप्लायर है, वो केमिकल सप्लाई करता है और वो पर डे का 50 है लीटर केमिकल या 100 लीटर केमिकल ही सप्लाई कर सकता है, तो वो स्मॉल या माइक्रो फर्म्स को टारगेट करेगा। और कोई बड़ा केमिकल सप्लायर है जो एक दिन का 1000 लीटर या 1500 लीटर केमिकल सप्लाई कर सकता है, तो वो जो लार्ज कंपनीज हैं उनको टारगेट करेगा। नेक्स्ट क्या है? कस्टमर लोकेशन। बिजनेस मार्केट में जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी लोकेशंस के बेस पर हम मार्केट को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कंसंट्रेटेड और डिस्पर्स। तो अगर आपके प्रोडक्ट के जितने भी बिजनेस कस्टमर्स हैं वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड हैं तो उसे हम कंसंट्रेटेड सेगमेंट बोलेंगे, और वो अलग अलग जगह पर हैं तो उसे हम डिस्पर्ड सेगमेंट बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो केमिकल सप्लाई करती है, तो गुजरात में अंकलेश्वर में केमिकल कंपनीज हैं, वो उनके लिए क्या हो गई? कंसंट्रेटेड मार्केट हो गया। इसी तरीके से कोई कंपनी है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स बनाती है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ को वो सेगमेंट कर सकती है कंसंट्रेशन के बेस पर, और यूरोप और अमेरिका को कर सकती है वो डिस्पर्स्ड के बेस पर।
तो जो भी डेमोग्राफिक डेटा है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कंपनी साइज से रिलेटेड हो या कंपनी लोकेशन से रिलेटेड हो, ये सेकेंडरी सोर्स के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डायरेक्टरीज, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय मार्केट रिसर्च एजेंसीज एंड सो ऑन। सेकंड अब आ जाता है बेसिस ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। तो ऑपरेटिंग वेरिएबल्स में भी 3 बेसिस आते हैं। फर्स्ट क्या है, कंपनी टेक्नोलॉजी। एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो उसके बेस पर आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है, वो 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज से बनाया जाता है, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी से, मैनुअल टेक्नोलॉजी से और मिक्स टेक्नोलॉजी से। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस जापान में है कलर टेलीविज़न को मैन्युफैक्चर करने का, वो टोटली ऑटोमेटेड है। इसी तरीके से यूएस में है, वो मैनुअली असेंबल है, और जो यूरोप में है वो मिक्स्ड है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप टेलीविज़न के पार्ट सप्लाई करते हो, आईसी सप्लाई करते हो, तो आप मार्केट को कंपनी की टेक्नोलॉजी के बेस पर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड यूज स्टेटस। कोई सप्लायर है, फॉर एग्जांपल वो प्लास्टिक ग्रेन्यूल सप्लाई करता है, तो टोटल 200 कंपनीज हैं जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। उनमें से 80 कंपनीज उससे प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स एज ए रॉ मटेरियल ले रही हैं, 120 कंपनीज अभी नहीं ले रही हैं। तो मार्केट को उसने प्रोडक्ट और ब्रांड यूज स्टेटस के बेस पर 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो यूजर्स और एक नॉन यूजर्स। तो दोनों कस्टमर्स की नीड्स अलग अलग होंगी और उनके लिए उसकी जो अप्रोच है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्या आएगा, कस्टमर कैपेबिलिटीज़। कस्टमर की फाइनेंशियल, टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की भी अगर आप नॉलेज रखते हो, तो उसके बेस पर भी आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है उसकी कैपेबिलिटीज़ पर। सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, वो खुद कैपेबल है कि वो रॉ मटेरियल का क्वालिटी चेक कर सकता है, उसकी ग्रेडिंग कर सकता है, वो उसको स्टॉक कर कर रख सकता है, तो वो खुद सारी चीज़ें करने में कैपेबल है। वो केवल आपसे रॉ मटेरियल की सप्लाई मांगेगा। कोई दूसरी कंपनी है जो कैपेबल नहीं है, तो आप उसके लिए रॉ मटेरियल भी देते हो, उसकी क्वालिटी चेकिंग भी करते हो, ग्रेडिंग भी करते हो, उसके लिए रॉ मटेरियल को स्टोर कर कर भी रखते हो। तो आप अपनी सर्विसेज के लिए उससे ज़्यादा चार्ज लोगे बजाय उस कंपनी के जिसको आप केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो। तो कस्टमर की कैपेबिलिटीज़ के बेस पर भी मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। अब थर्ड अप्रोच आती है परचेजिंग अप्रोच। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैपिटल मशीन इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड पार्ट हैं, उनको जो परचेज करने की अप्रोचेज हैं वो डिफरेंट होती हैं, और उसके बेस पर भी हम है वो इंडस्ट्रियल मार्केट यानी कि बिजनेस मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से बेसिस होंगे, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग फंक्शन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज परचेजिंग करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग करती हैं। सपोज कोई एक रिटेल आउटलेट है, उसके पूरे इंडिया में 50 आउटलेट्स हैं और उसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और वो सेंट्रलाइज परचेजिंग करता है। तो जो उसका कॉरपोरेट ऑफिस है वो उसके 50 रिटेल आउटलेट्स के लिए परचेजिंग करेगा। तो अगर आप ऐसी कंपनी को टारगेट करना चाहते हो, तो आप अपना जो मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस है वो उनके कॉरपोरेट ऑफिस के बगल में ओपन या नियरेस्ट लोकेशन पर ओपन करोगे। एक दूसरा रिटेल आउटलेट है जिसके भी पूरे इंडिया में 50 रिटेल आउटलेट्स हैं, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग करता है। उसने हर रिटेल आउटलेट को अथॉरिटी दे रखी है कि वो अपनी शॉपिंग या परचेजिंग खुद अपने बिहाफ पे करे। तो उस केस में आपको जहाँ जहाँ पर उसके रिटेलर के आउटलेट हैं वहाँ पर अपने मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस को ओपन करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, पावर स्ट्रक्चर। Power structure in different organization vary widely. The impact of influential organizational units varies and often affects purchasing approach. For example, कई ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर स्ट्रक्चर होती है परचेजिंग की वो केवल प्राइस के बेस पर होती है, तो उस केस में आप उन्हीं सप्लायर्स को सर्च करते हो, सेलेक्ट करते हो जो कि आपको कम प्राइस में रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट की सप्लाई देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर स्ट्रक्चर होती है वो टेक्निकल टीम के पास होती है, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं। वो कोई भी रॉ मटेरियल या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उनकी वो पूरी टेक्निकल नॉलेज लेते हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनीज में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो जो आपकी सेल्स टीम का मेंबर है उसके पास सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आप पावर स्ट्रक्चर के बेस पर भी मार्केट को क्या कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट आएगा इसमें परचेजिंग अप्रोच में रिलेशनशिप अमंग द बायर्स एंड सेलर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद डिफरेंट कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स के साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन उसके रिलेशनशिप स्ट्रोंगर होंगे, जबकि दूसरे के साथ इतने अच्छे नहीं होंगे। तो उसके बेस पर आप है अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। एक तो वो कस्टमर्स जिनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं, और एक वो कस्टमर्स जिनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उसने देखा कि ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें आपके जो कंपटीटर बैंक है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, तो वो आपके लिए अनअट्रैक्टिव सेगमेंट होंगे, क्योंकि आपके कंपटीटर बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो आपके बैंक को प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जर्नल परचेजिंग पॉलिसीज़। तो जो परचेजिंग पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी डिफ़र करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं परचेज करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लीज पर यानी कि रेंट पर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो करती हैं बाइंग, पूरा सिस्टम परचेज कर लेती हैं बजाय इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के परचेज करने में। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बिडिंग के थ्रू परचेज करती है, तो जो सप्लायर है वो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज देगा, वही वो उस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जर्नल परचेजिंग पॉलिसीज अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्या आएगा, सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशन के बेस पर भी आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, अर्जेंसी ऑफ ऑर्डर fulfillment. It is worthwhile to differentiate between products to be used in routine replacement or for building a new plant and those for emergency replacement of existing plants या parts। कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमेशा सप्लायर को टाइम से रूटीन ऑर्डर देती हैं, और कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको इमरजेंसी होती है, वो तुरंत ऑर्डर देती हैं और चाहती हैं कि अर्जेंटली उनका ऑर्डर फुलफिल हो। तो दोनों केस के बेस पर आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो, और जो नॉर्मल या रेगुलर आपको ऑर्डर देते हैं उनके लिए आप अलग प्राइजेज कम प्राइजेज रख सकते हो, और जो आपको अर्जेंट ऑर्डर देते हैं और चाहते हैं कि तुरंत आप उसको फुलफिल करो, आप उसके लिए ज़्यादा प्राइजेज रख सकते हो। सेकंड क्या आएगा, प्रोडक्ट एप्लीकेशन। आपका जो एक सेम प्रोडक्ट है उसकी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसके बेस पर भी आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। तो द एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज आल्सो हेल्प्स इन सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उसमें कंटिन्यूसली 18 घंटे एक दिन में चलता है, जबकि किसी स्कूल या कॉलेज की लैब में केवल 2 या 3 घंटे चलेगा। इसीलिए कस्टमर है वो सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। तो आप उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर अपने ऑफर्स को आप दोगे। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ द ऑर्डर। साइज ऑफ द ऑर्डर कैन आल्सो बी ए बेसिस फॉर सेगमेंटिंग ए मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वही प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स बनाती है, तो अगर वो अलग अलग साइज़ रख सकती है, या कोई कंपनी है वो स्पेयर पार्ट्स बनाती है तो उसने अलग अलग साइज ऑफ द ऑर्डर रखा हुआ है कि 500 तक जो ऑर्डर देंगे उनको इस प्राइस पे मिलेंगे, 500 से ज़्यादा और 1000 से कम देंगे उनको जो टोटल प्राइस होगी उसका 10% डिस्काउंट दे देंगे, और जो 1000 से ज़्यादा देते हैं उनको हम 15% डिस्काउंट दे देंगे। तो साइज ऑफ द ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका डिस्काउंट भी बढ़ता जाएगा, तो उसके बेस पर भी आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। और जो लास्ट है वो क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परचेजर। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक परचेज मैनेजर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो उसकी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पर भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, रिस्क टेकर और रिस्क एवर्सर। तो जो परचेज मैनेजर रिस्क एवर्सर होते हैं वो ऑलरेडी जो सप्लायर है जो उनको सप्लाई कर रहा है वो उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं, वो नए सप्लायर को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं। और जो परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर हैं अगर वो रिस्क टेकर है तो वो नए नए सप्लायर को आइडेंटिफाई करता रहता है और नए सप्लायर को यूज करता रहता है। तो आपने जो टोटल कंपनीज हैं उन कंपनीज में जो परचेजर है उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसको दो सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, रिस्क टेकर और रिस्क एवर्सर। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने पढ़ा क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट, नेस्टेड अप्रोच। तो इसमें 5 वेरिएबल्स हैं, डेमोग्राफिक्स, ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, परचेजिंग अप्रोच, सिचुएशनल फैक्टर्स और पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।